नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे आधुनिक काव्य और उसके प्रमुख कवियों के बारे में जो हमारे सिलेबस में है। आज हम चर्चा करेंगे धूमिल। धूमिल उनका उपनाम है और वास्तविक नाम उनका सुधामा पांडे है। उन्होंने नई कविता के कवि माने गए हैं। उन्होंने संसद से सड़क तक एक रचना की और हमारे सिलेबस में जो उनकी कविताएं दी गई हैं, एक तो है प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है, और दूसरी कविता है मोचीराम, जिसमें मोचीराम के द्वारा एक समान नज़र से देखना हर व्यक्ति को वो बताया गया है कि उसकी नज़र में सारे व्यक्ति एक समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। धूमिल जी ने अपने काव्य में तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है और समकालीन समाज में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं लोग सामना करते थे, जिन समस्याओं का, उन समस्याओं को उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। और देश में व्याप्त बेरोजगारी को भी उन्होंने अपने काव्य में दर्शाया है। आइए उनका उदाहरण देखते हैं समस्या चित्रण का। वे मेरे देश के हम उम्र नौजवान, जिनकी आंखों रोजगार दफ्तर की नौन छटी ईंटों का अक्स झिलमिला रहा। अर्थात इसमें हमारे देश की आज़ादी के बाद का वर्णन है इस कविता में, इन पंक्तियों में। और देश का नौजवान जो रोजगार दफ्तरों में रोजगार के लिए घूमता रहता है, उसका इसमें समस्या चित्रण किया गया है। अगली जो इनके काव्य की विशेषता है वह है भूख एवं विषमता का चित्रण। भूख एवं भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत की स्थिति ठीक भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे विकसित हुआ। उनमें ग्रामीण समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और जनता भूख व गरीबी से त्राहिमाम कर रहे थे। भारत जब आज़ाद हुआ तो पूर्ण रूप से खेती पर आश्रित रहा और जो किसान हैं उनकी बड़ी दयनीय दशा थी। भारत के निवासियों को सही ढंग से एक समय का खाना भी नहीं मिल पा रहा था और वर्ग संघर्ष भी देखने को मिला। और जो अमीर तबके के जो जमींदार वर्ग थे, वे गरीब जनता का शोषण करते थे, जिनके कारण उनकी भूख सही ढंग से शांत नहीं हो पाती थी और वो निरंतर भूख व गरीबी के कारण मरते जा रहे थे। उनके भूख व विषमता का एक चित्रण देखिए। उस मुहावरे को समझ गया हूँ, यहाँ पर धूमिल कवि कह रहे हैं,
उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चले हैं। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी व गांधी के नाम पर चले हैं, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद भी व्यक्तियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है, वे भूख व गरीबी से मर रहे हैं। और आज़ादी की तुलना में जो मनुष्य की वास्तविक जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में चित्रण भूख व विषमता का चित्रण किया है। अगली जो उनके काव्य की विशेषता है वह है भ्रष्ट राजनीति पर व्यंग। भ्रष्ट राजनीति पर व्यंग। समकालीन परिस्थितियों में कुछ नेता अच्छे भी थे, कुछ पार्टियां अच्छी थी, लेकिन कुछ पार्टियां उनका विरोध भी करती थी। और समकाल जब कवि ने कविता की होगी उस वक्त समाज में, देश में, राज्य में भ्रष्ट राजनीति का प्रचार प्रसार रहा होगा, इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में भ्रष्ट राजनीति का वर्णन किया है। और वो जो भ्रष्ट राजनीति पहले थी वो निरंतर धीरे धीरे बढ़ती गई है और वो आज भी वर्तमान में हमें राजनीति में देखने को मिलती है। और उस वक्त जो भ्रष्ट नेता थे वे स्वयं अपने स्वयं के बारे में ही सोचते थे और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भ्रष्ट राजनीति, जो नेता स्वार्थ के लिए पार्टी ज्वाइन करते थे और अपने स्वार्थ के लिए जनता का शोषण करते थे, उन्हें बेवकूफ़ बनाते थे, उसी का अपने काव्य में उन्होंने व्यंग किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। भूख ने उन्हें जानवर बना दिया, भूख ने उन्हें जानवर बना दिया, संशय ने उन्हें आग्रह से भर दिया। लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं, लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं। यहाँ पर कवि ने ये जो मैंने अभी पंक्तियाँ सुनाई, ये मानवीय आस्था व भावुकता पॉइंट से ली गई है। भ्रष्ट राजनीति पर व्यंग जो हुआ है उस पर हम ये देखते हैं। 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है। ये भ्रष्ट राजनीति पर, इन पंक्तियों में भ्रष्ट राजनीति पर व्यंग हुआ है। और जो मैंने अभी कविता सुनाई, भूख ने उन्हें जानवर बना दिया, इसमें मानवीय आस्था, मानवतावादी विचारधारा का वर्णन है। आइए अगला टॉपिक है, अगली जो विशेषता है वो है मानवीय आस्था व भावुकता। धूमिल जी के काव्य में मानवीय आस्था अर्थात मानवतावादी सोच में उनकी आस्था है और भावुकता, वे हृदय से भावुक हैं, जो उनकी कविताओं में भी दर्शाया गया है और हमें महसूस होता है। इन्होंने मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और वर्ग संघर्ष का चित्रण किया। इन्होंने सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है और मानवीय आस्था और भावुकता से संबंधित एक उदाहरण देखिए। भूख ने उन्हें जानवर बना दिया है कि हम पेट के लिए सब कुछ करते हैं और इस भूख की वजह से ही हम सब लोग जानवर बन जाते हैं। संशय ने उन्हें आग्रह से भर दिया और संशय अर्थात शंका से हम निरंतर दूसरों का आग्रह करते हैं
लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं। घरों के भीतर संस्कारवान परिवार अपने नकारात्मक विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं अपने घर में ही। घरों में अश्लीलता फैल गई है और बाहर मुर्दे पड़े हैं, और जो मुर्दे हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, अर्थात शर्म लज्जा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कवि की जो दृष्टि है वो मानवीय आस्था भावुकता से भरी हुई है। अगला जो टॉपिक है, अगली जो इस धूमिल जी की काव्य की विशेषता है वह अन्याय व अत्याचार का विरोध। अन्याय व अत्याचार का विरोध। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज में, राज्य में, देश में जो जनता पर अन्याय हो रहा था और जो अत्याचार हो रहा था उसका उन्होंने अपने काव्य में विरोध किया है, और जनता को जागरूक करने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। इनके जो समाज में जमींदारों के द्वारा निरंतर जो अन्याय व अत्याचार जनता पर किया जा रहा था उसके बारे में भी इन्होंने अपने काव्य में चर्चा की है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। और जो चरित्रहीन है उसकी रसोई में पकने वाला चावल कितना महीन है। कवि का कहने का आशय यह है कि जो निर्लज चरित्रहीन है उसके घर में जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छी वाली है, और चरित्रहीन का जो घर है वही सबसे ज़्यादा सफल व सुखी हो रहा है। और जो अपने सादगी व शराफत से जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो निरंतर धोखा खा रहे हैं, सही ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें भूखों मरना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने काव्य में अन्याय व अत्याचार का विरोध किया है। जिजीविषा का भाव। अगली विशेषता है जिजीविषा का भाव। दोस्तों, प्रत्येक कवि का साहित्य मनुष्य व पाठकों में एक आशावादी सोच का संचार करने की कोशिश करता है। वही हमारे कवि धूमिल जी ने किया है। उनकी जो काव्य की विशेषता है जिजीविषा का भाव, अर्थात जीने का भाव। व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए उससे जूझने का भाव, जीतने का भाव, यही व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जिस व्यक्ति में जिजीविषा का भाव नहीं होगा वो अपनी यह लीला समाप्त कर लेगा। आइए जिजीविषा के भाव से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। चालाक गिलोरियों का पीछा करते हुए दूधमुही तिन्नी, अर्थात ये कवि की बच्ची का नाम है, तिन्नी किलक उठी। अर्थात इस जीने के भाव, इन पंक्तियों में जीने का भाव है। किसी जानवर को देखकर हम खुश हो जाए वो जिजीविषा का भाव है। किसी जानवर को अठखेलिया करते हुए हम भी उसी के समान चंचलता महसूस करने लगे। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इन पंक्तियों में कवि की जो बेटी है उसमें जिजीविषा का भाव उत्पन्न हो रहा है, और हमें भी अपने जीवन में
कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और जिज्ञासा का भाव हमेशा जिंदा रहना चाहिए हृदय में। अगली जो इनके काव्य की विशेषता है वह ग्रामीण बोध का अंकन। इन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण परिक्षेत्र का भरपूर वर्णन किया है और जो समाज में व्याप्त जो निरंतर लड़ाई झगड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जमीन जायदाद आदि पर, तो कवि ने भी इसका जो श्रेय है वो जमीन जायदाद को दिया है। आइए पंक्तियां देखते हैं। इसकी वजह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। जो खेत है यहाँ पर कवि ने भूख का दलाल कहा है कि हमें भूख लगेगी तो हम खेत बेचेंगे। तो इन पंक्तियों में कवि के जो ग्रामीण समस्याएं निरंतर होती रहती हैं, ग्रामीण परिक्षेत्र में जो समस्याएं किसान को झेलनी पड़ती है, उन समस्याओं का चित्रण इनमें इन पंक्तियों में किया गया है और इसमें ग्रामीण बोध का अंकन हो रहा है। अगली जो इनकी विशेषता है वो है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना ये निरंतर अपने काव्यों के द्वारा जीने का भाव, समाज में व्याप्त अन्याय व अत्याचार का विरोध किया इन्होंने और अपने काव्य के तहत ही इन्होंने समाज में सामाजिक चेतना लाने की कोशिश की। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जनमानस को जगाने का प्रयास किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। आइए एक उदाहरण देखते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो उसके साथ चलो, तुम मेरी चिंता मत करो उसके साथ चलो, मगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकी हुई उन बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा हुआ है। कवि का कहने का आशय है कि जो समाजवाद है वो सिर्फ फाइलों में ही पड़ा हुआ है। जिस प्रकार, और उदाहरण के तौर पर बताया कि जिस प्रकार से जो बाल्टियाँ लटकी होती है गोदामों में और उस पर आग लिखा हुआ था लेकिन उनका कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उसी प्रकार से हम समाजवाद तत्कालीन परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। कवि कहना चाह रहे हैं कि इस परिस्थिति में समाजवाद लाने की बात कर रहे हैं हम, लेकिन समाजवाद पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहा है। तो इस प्रकार कवि ने अपने विचारों से सामाजिक चेतना लाने का प्रयास किया है। अगला है तीव्र व्यंग्यात्मकता। तीव्र व्यंग्यात्मकता इनके काव्य में समाज, नेता, जमींदार वर्ग, शोषक वर्ग, शोषण करने वाला वर्ग, इनके प्रति इन्होंने घोर विद्रोह किया है और वो विद्रोह अपने शब्दों के व्यंग्यों के द्वारा किया गया है। अपने काव्य में इन्होंने तीव्र व्यंग्यात्मकता का प्रयोग किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। वह बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, अर्थात चाहे देश हो, चाहे गांव हो, चाहे राज्य हो, हर जगह इस बंजर जमीन के लिए भी निरंतर लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं और ये सिर्फ जो बंजर भूमि है ये कंकालों की नुमाइश करने के लिए, इस बंजर भूमि पर पता नहीं कितने निर्दोष व्यक्तियों की लाशें पड़ी हैं, उनके कंकाल सड़ रहे हैं। अर्थात कवि का कहने का आशय यह है कि ये जो धरती है, ये बंजर भूमि है, ये अपने स्थान पर ही रहेगी और जो व्यक्ति है उनको आपस में
लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जमींदार वर्ग है वो उनका शोषण न करें। तो इन शब्दों में तीव्र व्यंग्य छिपा हुआ है। अगली जो इनकी काव्य की विशेषता वो है भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग। धूमिल जी ने अपने काव्य में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वह सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्द भी कहीं ना कहीं दिखते हैं। आंचलिक लाक्षणिक व्यंजक शब्दावली के अलावा इनके काव्य में तद्भव उर्दू आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इनकी भाषा में एक व्यंग्य छुपा हुआ है, इनकी भाषा में कसावट है जो पाठकों को अपनी ओर खींचती है। इन्होंने अपने काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। वह विभिन्न प्रकार के जो अलंकार हैं वो स्वतः ही काव्य में उत्पन्न हो रहे हैं। अगली जो विशेषता है वो है प्रतीक योजना। इन्होंने अपने काव्य में नए प्रयोग किए जिसमें प्रतीकों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रसारित किया है और इन्होंने नए नए प्रतीक दिए हैं। आइए एक प्रतीक योजना का उदाहरण देखते हैं। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है, और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा। यहाँ पर कवि ने विभिन्न प्रकार की प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है। जैसे जनतंत्र है उसको तमाशा के समान बताया है, और जो जनतंत्र है उसकी जान किस में है? मदारी की भाषा। जिस प्रकार से तमाशे की जो जान है, तमाशे की जो आकर्षण है वो मदारी की भाषा होती है, वैसे ही ये जो जनतंत्र है इसमें जो सही ढंग से बोल पाएगा, जिसकी सही भाषा होगी, जो सही ढंग से प्रयोग कर पाएगा अपनी भाषा को, वो ही इस जंगल में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि इसके बाद खूनी अंधेरा है, अर्थात अंधेरे में वही व्यक्ति चलेगा जो सचेत होकर चलेगा। और ये जंगल व कई लाशों पर सवार होके चलने वाली प्रक्रिया भी कहा है। तो ये प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। अगली जो इनकी विशेषता है वो है बिंब विधान। बिंब विधान। इन्होंने नवीन बिंबों का प्रयोग किया है अपने काव्य में, और इन्होंने विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग करते हुए कविता के बारे में अपना मत व्यक्त किया है कि कविता क्या है। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। जिस प्रकार से कोई बेकसूर व्यक्ति हो और वो कटघरे में खड़ा हो और उसका हल्फनामा, जो यहाँ पर कवि ने कविता को हल्फनामा का बिंब बताया है। अगली जो इनके काव्य की विशेषता है वह है अप्रस्तुत विधान। पूर्ववर्ती कवियों ने नए नए प्रयोग किए, प्रयोगवादी कवियों ने, उन्हीं कवियों का अनुसरण बाद के जो परवर्ती कवि हैं, नई कविता के अन्य कवि हैं, उन्होंने उन कविताओं को विशेषताओं को ग्रहण किया और अपने काव्य में अप्रस्तुत को प्रस्तुत किया।
परंपरागत उपमानों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग कम ही किया है। नवीन उपमानों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। और आइए एक उदाहरण देखते हैं अप्रस्तुत विधान का। और अपराध को इन्होंने सदाबहार फूल कहा है। जिस प्रकार से सदाबहार फूल हमेशा खिलता है, उसी प्रकार जो अपराध है वो निरंतर खिलता ही रहता है, वो निरंतर बढ़ता ही रहता है, वो मुरझाता नहीं है। अपराध कभी कम नहीं होता, वो निरंतर बढ़ता ही जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। गरज यह है कि अपराध अपने यहाँ एक ऐसा सदाबहार फूल है, अर्थात अपराध को यहाँ पर एक सदाबहार फूल के समान बताया है। दोस्तों, ये धूमिल के काव्य की विशेषताएं रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।